नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका साप्ताहिक चर्चा में हमारी। और इस सप्ताह हम सिर्फ नए हफ्ते की बात नहीं करेंगे, नए साल की भी बात कर लेंगे, क्योंकि साल लगभग पूरा हो गया है और जिस तरह से बाजार में ये पूरा बीता हफ्ता बीता है, अ, बिना किसी खास उतार-चढ़ाव के, एक तरह से सपाट रुझान, चाहे आप निफ्टी को देखें, निफ्टी बैंक को देखें, सब में थोड़ा ऊपर-नीचे बस ऐसे ही रहा, ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं इस हफ्ते में। तो ऐसा लगता नहीं कि हफ्ते के इस साल के अंत तक, 31 दिसंबर तक, बाज़ार में कोई नया ट्रिगर बनेगा। तो साल की समीक्षा करने के लिए आज बढ़िया दिन है, शांत मिजाज से आप बड़े खुशमिजाज में दिख भी रहे हैं। लगता है कि आपकी नोटबुक में बहुत कुछ ऐसा है जो अगले साल की तस्वीर रख रहा है और वो तस्वीर कुछ अच्छी लग रही है, क्योंकि आपके चेहरे की मुस्कुराहट यही बता रही है। बहुत सारा है, अभी खत्म ही नहीं होगा पेज। जी, तो ऐसा है कि ये आज रखने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री में जब आप जाएंगे ना, तो लोग इंस्पायर्ड होके बहुत म्यूजिक बनाते हैं, कॉपी नहीं करते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं। जी, तो हम भी थोड़े से इंस्पायर्ड हैं कि आजकल जो 1 जनवरी के विशेज है ना, वो 31 से ही आने लगते हैं। तो हमने भी सोचा कि बिल्कुल। हमारे प्रोग्राम को भी थोड़ा सा पहले एडवांस कर दिया जाए। अच्छा, जी, बहुत आज का मेरे हिसाब से एक ऐसा मैं रोड मैप देने वाला हूँ लोगों को, जो अप टिल 2028 काम आने वाला है। मेरी पूरी प्लानिंग उस तरह से है अच्छा, और मैंने सिर्फ बहुत 26 सारे नहीं, इस पे काम। सिर्फ 26 नहीं, 27 और 28 भी। हाँ, मैं पूरा एक रोड जी, मैप देने वाला हूँ और ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज़ मुझे कवर करना है 3 साल। ये रोड मैप बन ऐसा रहा है कि मेरे अंदाज़े से ये 2028 तक जाने वाला है। क्यों जाने वाला है, मैं पहला पॉइंट बता देता हूँ। अगर जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको याद होगा, हमने एक 37,000 निफ्टी का मार्क रखा हुआ है बिफोर नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। इसलिए मैं 28 तक का रोड मैप दे रहा हूँ और उसमें कुछ काफ़ी चीज़ें हैं। तो एक पॉइंट एक-एक करके लेते हैं। अभी तक ऐसा है कि ये कैलेंडर ईयर में निफ्टी ने करीब 10% का रिटर्न दिया है, अगर कल तक की क्लोज़ की बात की जाए तो। जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं सेक्टर्स वो हैं मेटल, ऑटो, बैंक, कमोडिटी एंड इंफ्रा। इन्होंने निफ्टी से बेहतर किया है, जिसमें सबसे अच्छा मेटल किया है अभी तक। सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा है मीडिया का, एंड फॉर राइट रीजंस। लेकिन क्या मीडिया का ऐसा ही रह जाएगा, ये आने वाले सेक्शन में डिस्कशन होगा। हाईलाइट क्या है, और ये जो हाईलाइट में पहले मैं 3 पॉइंट बोलूंगा, इस 3 पॉइंट पे ही हमारा अगला 3 साल बेस होने वाला है। इस साल का फोकस मेन रहा है लिक्विडिटी क्रिएशन। अगर ध्यान दिया हो लोगों ने, तो बॉन्ड बाइंग भी चल, आरबीआई भी बॉन्ड बाइंग करेगा, यूएस ट्रेजरी भी बॉन्ड बाइंग कर रहा है। पूरा ये साल लिक्विडिटी क्रिएट किया जा रहा है। तो पहला हमारा शुरू हुआ इनकम टैक्स रिलीफ, फिर इंटरेस्ट रेट कट और फिर जीएसटी 2.0 जीएसटी रेट कट। ये हाईलाइट हैं थीम के, लिक्विडिटी क्रिएशन के। गोल्ड सिल्वर बोलने की जरूरत नहीं है, सबको आउट परफॉर्म किया है। मेन हाइलाइट्स 3 और हैं, सॉफ्टर यील्ड, सॉफ्टर ऑयल एंड सॉफ्टर इन्फ्लेशन। ये तीनों काफ़ी अच्छे कंट्रोल में हैं, जो कि आगे का रोड मैप बनाने के लिए सेंट्रल बैंक्स को और पॉलिसी मेकर्स को बहुत हेल्प करते हैं। जो कुछ नेगेटिव्स हैं उनको टच किए बगैर जा नहीं सकते आगे। और शुरुआत कहाँ से करें, तो ऑफ कोर्स टैरिफ वॉर, जिसने पूरा माहौल बदला या खराब किया, जो भी कह सकते हैं। दूसरी बात जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगती है, पिछले 14-15 महीने के ऊपर, मतलब आप समझिए कि पिछले 4-5 क्वार्टर से हमारा कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ बहुत लो रहा है। 2 से 4% के आसपास में ईपीएस एक्सपेंशन हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए जॉल्ट है, जिसके कारण हमारा मार्केट को एक अपसाइड नहीं भी मिला है, प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं मिला है। मिड कैप ने लार्ज कैप को अंडर परफॉर्म किया है अभी तक, और स्मॉल कैप ने ये साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है। कंटिन्यूअस एफआईआई आउटफ्लो हो रहा है, ये भी सबसे बड़ा नेगेटिव है। और एक और ऐड करना होगा, रुपी डेप्रिशिएट कर रही है। ये हमारे मेजर नेगेटिव है। अब इससे मैं आप लोगों के लिए इन्फ्रेंस निकालना चाहूंगा कि फिर हमारा 2020 सॉरी हाँ कैलेंडर ईयर 2025 फोकस क्या पे था। ये ईयर फोकस है 3 मेन चीजों पे मेरे हिसाब से। बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। लिक्विडिटी बूस्ट करना है, पहला फोकस।
दूसरा क्रेडिट ग्रोथ लाना है, जो कि क्रेडिट ग्रोथ नॉर्मली आपके नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के आसपास रहता है। तो अगर 8% 9% के आसपास आपका नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है तो रफली क्रेडिट ग्रोथ भी वहीं चला जाता है। एक वो हमारे लिए नेगेटिव है, जो कि अब इसको भी बूस्ट करने की जरूरत है, और कंजम्पशन को बूस्ट करना है, जो हमारा 56-57% ऑफ जीडीपी कंपोनेंट है। ये तीन हमारा फोकस था पॉलिसी मेकर्स का, गवर्नमेंट का, सबका ये साल का। अब यही तीन फैक्टर जो है मेरे हिसाब से इन्होंने फाउंडेशन दिया है हमारे आने वाले समय में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एज वेल एज कैपिटल मार्केट के भी ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे कवर करना है वो समझिएगा, ये वैल्यूएशंस पे है। वैल्यूएशंस में एक जो मिथ चल रहा है कि बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, इसको हमें करंट सिनेरियो में रख के समझना है। तो अब हमारा सिनेरियो 3-4% वाले जीडीपी ग्रोथ का नहीं है, अब हमारा सिनेरियो $1.5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी का नहीं है, अब हमारा सिनेरियो है $4 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड 7% जीडीपी ग्रोथ में भी इवन हायर नॉमिनल रियल रेट। ऐसे सिचुएशन में आप 15 प्राइस अर्निंग मल्टीपल ऑन ट्रेलिंग बेसिस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, करना नहीं चाहिए, कर सकते हैं, करना नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 2, इंडेक्स में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, न्यू इकोनॉमी, आईटी बेस्ड स्टॉक्स भी आए हैं, ग्रोथ बेस्ड स्टॉक्स भी आए हैं, जिसके कारण से पी का स्क्यूनेस बढ़ गया है थोड़ा हायर साइड पे। बट अगर 10 ईयर मीडियन लिया जाए तो ऑन 10 ईयर मीडियन बेसिस निफ्टी फेयरली वैल्यूड दिखती है, मे बी 5% एक्सपेंसिव कह सकते हैं। मिड कैप मेरे हिसाब से अभी भी 10% अवे फ्रॉम मीडियन है, जबकि स्मॉल कैप मीडियन के आसपास ही है अगर 10 साल के व्यू को लिया जाए। मैं 15-20 साल पे इसलिए नहीं जा रहा बिकॉज 10 साल में काफी सारी चीजें चेंज हुई हैं। तो जो रेलेवेंट फैक्टर्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। अब मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है 2026 से, ये बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से अब सारा प्रेमाइस बनने वाला है। मेरा पहला एक्सपेक्टेशन ये है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी जो अभी 2 से 4% थी, शायद स्लोली फ्रॉम नेक्स्ट कैलेंडर ईयर और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ये आपका 15% प्लस एक्सपैंड होना चाहिए। रीजन क्या है, एक तो आपका लोअर बेस भी है, प्रॉफिट ग्रोथ हुआ नहीं है, ईपीएस एक्सपेंशन हुआ नहीं है ज्यादा। दूसरी चीज, जो लिक्विडिटी मेजर्स लिए गए हैं वो भी इनको फ्यूल करेंगे कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी को। तो पहला मेरा जो पॉइंट है, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी 15 to 18% के रेंज में एक्सपैंड हो सकती है। इन्फ्लेशन जो अभी तक बहुत बिनाइन है, ये हो सकता है कि लोअर बेस इफेक्ट के कारण इतना बिनाइन नहीं रहे, बट स्टिल विद इन दी टॉलरेंस रेंज ऑफ आरबीआई रहने के चांसेस हैं। बट थोड़ा हायर इन्फ्लेशन आरबीआई को भी चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए, इकोनॉमी को भी चाहिए, बिकॉज नॉमिनल ग्रोथ रेट उससे थोड़ा सा एक्सपैंड हो सकता है, बेटर हो सकता है, जिसके कारण गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू कलेक्शंस बेटर हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट ग्रोथ। देखिए हमारी इकोनॉमी कंजम्पशन की इकोनॉमी है और कंजम्पशन को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है जब हमारे क्रेडिट एक्सपैंड होता है, मतलब लोन ले सकते हैं लोग। लोन लेने के लिए ऐसा नहीं कि नहीं लिया जा सकता, लेकिन उसके लिए बहुत सारे कंडीशंस होता है। अच्छा इकोनॉमिक फ्यूचर दिखना चाहिए, अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए। तो क्रेडिट एक्सपेंशन मुझे लग रहा है कि जो होगा ये फिर हमको बीएफएसआई सेक्टर को और भी बेहतर बनाएगा। तो पहला पॉइंट ये था, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी और उसके कारण आपको मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट रहेगा, इन्फ्लेशन सॉफ्टवेयर रहेगा, जिसके कारण से क्रेडिट ग्रोथ भी बेटर हो सकती है। और क्रेडिट ग्रोथ अगर बेटर होती है तो बीएफएसआई सेक्टर्स को यहाँ से बूस्ट मिलता है। और अगर बेटर क्रेडिट ग्रोथ होता है तो ये फिर ये कंजम्पशन को भी बूस्ट करेगा, कंजम्पशन को भी स्पर्क करेगा, कंजम्पशन भी यहाँ से अच्छा होना चाहिए। दूसरी, अब इसका अगला पॉइंट क्या लेते हैं, अगर कंजम्पशन इंप्रूव होता है तो मुझे लगता है कि ये हमको सेकेंड हाफ ऑफ CY कैलेंडर ईयर 26 में इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए। अगर कंजम्पशन इंप्रूव होता है, इंटरेस्ट रेट अगर लो रहते हैं, तो ये क्या प्राइवेट केपेक्स ड्राइव कर सकते हैं जो अभी तक नहीं आए हैं, क्वेश्चन मार्क है। बट मेरा अपना ऐसा अंदाजा है कि सितंबर 26 के बाद इसकी असेसमेंट शुरू कर सकते हैं, पॉसिबली वहां से इसके चांसेस रहेंगे, बिकॉज अगर कंजम्पशन बूस्ट हुआ तो वहां से, और सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस भी है, हो सकता है और भी हो, तो हो सकता है कि हमारा जो प्राइवेट केपेक्स नहीं आ रहा था वो सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल से शुरुआत दिखे,
and therefore in anticipation of the above, all of the above, मेरा ऐसा अंदाजा है कि स्टॉक मार्केट में रैली शुरू होने वाली है 26 में एंटर करने के बाद। उसके बाद मेरा क्या अंदाजा है, कहीं ना कहीं निफ्टी कैलेंडर ईयर 26 या मे बी मार्च 27 तक 28,000 से 30,000 का मार्क अचीव कर लेना चाहिए। ये पहला मेरा अंदाजा है निफ्टी का। लेकिन इसमें एक कॉशन है, अब जब लिक्विडिटी मेजर्स इतने लिए गए हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई की तरफ से, तो देखिए ऐसा है कि ये जो कंजम्पशन का बेनिफिट होता है ना, ऐसा नहीं है कि 26 में शुरू होगा और 26 में खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट ने अगर केपेक्स 2020 में शुरू किया था पोस्ट कोविड, तो 2020 में खत्म नहीं हुआ, 2 साल 3 साल उसका असर चला। वैसे ही अगर कंजम्पशन को प्रमोट किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि 26 में कंजम्पशन आके छूमंतर खत्म हो जाएगा। कंजम्पशन एक बार ये आया तो ये भी 2 से 3 साल बेनिफिट करेगा, ऐसा मेरा अंदाजा है। और प्री इलेक्शन ईयर तक मुझे लगता है ये मेजर्स हेल्प करने चाहिए। इलेक्शन ईयर में क्यों नहीं करेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब इसके कारण जो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कंजम्पशन मेजर्स लिए गए हैं, ये अगर 2 से 3 साल का ग्रोथ पाथ हमको दे सकते हैं, तो क्या निफ्टी 28-30 हजार का ही टारगेट पे खत्म हो जाएगा या हमको कुछ उसके बियॉन्ड देखना है? मेरे हिसाब से बाई मिड 28 और बाई द एंड ऑफ 28 कैलेंडर ईयर 28 निफ्टी 35,000 से 40,000 के रेंज तक की तैयारी कर लेगा, लेकिन एक ट्रांच में नहीं करेगा। कैसे उसके पाथ होने वाले हैं वो भी मैंने चॉकआउट किया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मेरे अंदाजे से मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स का समय आ रहा है, लेकिन इनका आउट परफॉर्मेंस सेकेंड हाफ ऑफ 26 से शुरू होना चाहिए, उसके पहले नहीं होगा। और एक बार शुरू हो गया तो ये काफी लंबे समय तक ये ट्रिगर रहने वाला है। और मे बी पिछले 6 महीने पहले अगर जाएंगे तो मैंने बोला था करीब 1 साल तक आपको लार्ज कैप का पैसा बनना चाहिए और उसके बाद मिड और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करेंगे और वो करते रहेंगे। वो टाइम आने वाला है, शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। एंड देयरफॉर मैं जो टारगेट लेके चल रहा हूँ अब मिड कैप निफ्टी का, निफ्टी 100 इंडेक्स जो अभी राजीव जी ने लगाया हुआ है, मेरा अंदाजा है कि इसका कल्मिनेशन पॉइंट होगा 1,05,000 टू 1,10,000 बाय द एंड ऑफ 2028। अकॉर्डिंगली स्मॉल कैप का जो कल्मिनेशन पॉइंट होगा 35,000 टू 40,000 का थोड़ा सा बड़ा रेंज रहेगा, बिकॉज स्मॉल कैप में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होते हैं। वहां पे ये फाइनली साइकिल अचीव करना चाहिए जो मेरे प्रोजेक्शंस में आ रहे हैं। साथ में सबसे जो सहायक इंडेक्स होता है निफ्टी के लिए, जो सबसे बड़ा हेल्प होता है, वो है बैंक इंडेक्स। वो मेरा अंदाजा है कि 85,000 प्लस बाई 2028 अचीव कर लेना चाहिए। ये चीजें अपने आप बार बार इस वीडियो को देख के नोट कर सकते हैं, इसके हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं। उससे इम्पोर्टेंट अब जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानिंग के लिए। जस्ट इन केस निफ्टी 28 टू 30,000 अगले फाइनेंशियल या अगले कैलेंडर में हो जाती है या उससे पहले हो जाती है, बहुत चांसेस रहेगा कि मार्केट में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी फिर से क्रिएट हो और 10-10% वाले करेक्शन आपको निफ्टी में देखने को मिले 28-30 हजार जाने के बाद। एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, बट इससे फिर डरने की जरूरत नहीं। आप खरीदिए और 2028 तक का समय लीजिए, आपको ये बड़ा फायदा देगा। अब ये चीज है कि एक बार पूछा जा सकता है कि इसका बेसिस क्या है, इतने जो प्रमाइसेस बना रहे हैं। खैर बहुत सारे डेटा मैं देखता हूँ इकोनॉमी से लेके मार्केट तक। ये प्रमाइस शुरू होता है 2021 से, 2021 से जो रैली शुरू हुई, जो 2021 अक्टूबर में रैली खत्म हुई बाजार, जो शुरू हुई 2023 के जुलाई में फिर से नया बेस शुरू हुआ। करीब 18-20 महीने का हमारा पॉज रह गया। 2023 में जो रैली शुरू हुई 2024 के सितंबर में पीक, और उसके बाद वो रैली उसके बाद खत्म। उसके बाद हम कंसोलिडेशन में गए, करेक्शन में गए। लेकिन ध्यान ये रखेंगे कि यहाँ पे ये 1 साल में ही रैली इसलिए खत्म हो गई कि एक हमारा कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ही नहीं आया, ईपीएस एक्सपैंड नहीं हुआ, तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो गए।
प्लस जो ग्लोबल टर्मोइल जो चल रहा था, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे थे, और जो टैरिफ वॉर हुआ, ये सब ने बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट किया है। देयरफॉर ये 1 साल में खत्म हो गया। लेकिन अब जो नया बेस बन रहा है, अगर टैरिफ डील हो जाती है, ट्रेड डील हो जाती है, और जियोपॉलिटिकल टेंशंस वैसे जीरो तो नहीं होने वाले, विथ यूएस बीइंग एट द सेंटर स्टेज मेरे हिसाब से। लेकिन मे बी जितनी अभी झंझट चल रही थी, ये 2026 से मेरा अंदाजा है कि या तो थोड़ी सेटल होगी या थोड़ा टोन डाउन होगा, लेकिन बीच बीच में ब्लिप्स आते रहेंगे, एंड इसलिए वो वोलेटिलिटी क्रिएट करेंगे, और उस वोलेटिलिटी को अपने फायदे के लिए यूज कर लीजिएगा। ये जो 1.5 2 2 2.5 साल का जो साइकिल आ रहा है, ये मे बी नया 2.5 साल 2.5 years का साइकिल 26 में जनवरी या उसके बाद जैसे भी रिजल्ट रहेंगे, धीरे धीरे शुरू होगा, एक बार में नहीं होगा। बट जो चीज जनवरी या जो चीज 2026 में शुरू होगी, उसका फायदा 2028 तक मिलेगा। ये प्रोजेक्शंस मेरे बन रहे हैं। तो अब आपको एकदम समराइज करके दे देता हूँ। 2026 स्टार्ट ऑफ अनदर बुल रन एमिस्ट वोलेटिलिटी रहेगी 2026 में। 2027 बुल रन टू इंटेंसिफाई, 2028 bull run to peak, and maybe 2029 the year of deeper correction, because इलेक्शन आ जाएगा और गवर्नमेंट 6 महीने इलेक्शन के पहले से पूरा का पूरा ध्यान इलेक्शन पे लगाएगी, और मे बी इकोनॉमी के जो डेवलपमेंट्स है या मतलब जो रिफॉर्म्स है वो थोड़े से बैक सीट पे जाएंगे। कंक्लूड कैसे करें? सेक्टर्स तो चाहिए हमको। प्रेफर्ड सेक्टर सबसे पहले बीएफएसआई छोड़ना ही नहीं, दूसरा कंजम्पशन छोड़ना ही नहीं है। ट्रैवल एंड टूरिज्म, क्यूएसआर, रिटेल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, मीडिया जो सबसे खराब है, में भी थोड़ा होश आया है मीडिया वालों को, कंटेंट थोड़ा बेटर आने लगा है, लेकिन ऐसा भी कंटेंट अभी बहुत बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कंटेंट पे इम्प्रूवमेंट होने लगा है, बिकॉज उनकी इतनी छीछा लेदर की गई है कि उनको मुझे समझ आ रहा है। और मीडिया सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं अलग अलग तरीके के, हो सकता है कि आपको थिएटर वाले हों, कुछ हो सकता है आपको म्यूजिक वाले हों, उन सब ने अपने आप को कंसोलिडेट किया है, बैलेंस शीट क्लीन किया है, जो चीजें ठीक नहीं चल रही थी उनको वीड आउट किया है, जिसपे जो उनके लिए लैगार्ड था उस पर काम कर रहे हैं। तो मे बी मीडिया का भी एक नया फेज शुरू होगा। और अगर ऐसा है, जो प्राइवेट कैपेक्स की बात मैंने की, तो हमको कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, इनको छोड़ना नहीं चाहिए, बट इनका बेनिफिट सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल के पहले शायद नहीं मिलेगा, शायद। लेकिन अगर मैं केपेक्स कह रहा हूँ और इतना कह रहा हूँ कि ये सब में मैन्युफैक्चरिंग, ये सब में अगर जगह बनती है, तो बिना शायद पावर के नहीं बनेगा, बट मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ पावर सेक्टर पे। बट फिर भी बिकॉज मेरा लॉजिक कहता है कि इन सब चीज़ों के लिए पावर लगेगा, और पावर अभी तक चला नहीं है अगर पावर का परफॉर्मेंस देखा जाए तो। पावर सेक्टर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, या तो हेजिंग के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से ही सही, डायग्नोस्टिक्स, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स एंड फार्मा। ये मेरे डिस्कशन को यहाँ पे कंक्लूड करता है। जो आपको 2028 तक का मैं रोड मैप देना चाहता था, 2026 से शुरुआत है। अब 2 साल 3 साल कंप्लेन मुझे लगता नहीं है कि आपको होगा, जो पिछले 1 डेढ़ साल से कंप्लेन चल रहा है। जी, सोमेश, आप ने काफ़ी अच्छे तरीके से विस्तार से समझा दिया। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो समझना चाहूँगा मैं आगे। आपकी थीसिस की 2 बुनियादें हैं। पहला ये कि क्रेडिट ग्रोथ आएगा, और दूसरा ये कि प्राइवेट कैपेक्स आएगा, लेकिन 2026 कैलेंडर वर्ष के पहले छमाही में नहीं, बल्कि दूसरी छमाही में उसकी उम्मीद करनी चाहिए। तो क्रेडिट ग्रोथ, जहाँ तक मुझे याद आता है, ये थीम पहले भी आपकी रही है। इस पर आपने पहले भी काफ़ी आशाएँ अपनी टिका के रखी थी, लेकिन जिस तरह की आशा थी क्रेडिट ग्रोथ की, वैसा आया नहीं। ये शायद कुछ साल पहले की बात होगी, 1 साल या 2 साल पहले की बात होगी। अ, इस बार क्यों लग रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ जो है वो गच्चा नहीं देगा? और दूसरे, कैपेक्स ग्रोथ जो है, अगर वो पहली छमाही में नहीं आने वाला है उसका असर, या वो उभर कर के नहीं आने वाला है, तो क्या इसका मतलब ये है कि अभी आज की तारीख में जो कैपेक्स थीम है, उसके बदले कंजम्पशन पर ही ज़्यादा फ़ोकस रखना चाहिए, और जब हम अगले साल के मध्य में पहुँचे, उस समय फिर पोर्टफ़ोलियो में थोड़ा चर्न करके कैपेक्स वाले शेयरों की तरफ ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए? जी राजू जी, पहले मैं क्रेडिट ग्रोथ वाले क्वेश्चन को एड्रेस करता हूँ। ये बिल्कुल सही है कि हम
एंटिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ आ नहीं रहा है, एंड फॉर राइट रीजंस क्या है? पहला तो कॉर्पोरेट को ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, देखिए क्रेडिट ग्रोथ आने के लिए ना आपका एक तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा-सा बेटर होना चाहिए, जो कि रेट कट शुरू हुआ है, लास्ट ईयर दिस ईयर शुरू हुआ है, लेकिन इसके पहले रेट्स हाई थे, इन्फ्लेशन हाई रहे हैं। और टैरिफ वॉर जब शुरू हुआ ना, तो टैरिफ वॉर ने एक बहुत अनसर्टेन सिचुएशन कर दिया कि अगर टैरिफ वॉर है तो इन्फ्लेशन नीचे कैसे आ सकता है, और अगर इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ सकता है तो रेट्स कैसे नीचे आ सकते हैं, और अगर रेट्स नीचे नहीं आएंगे तो हायर रेट पे बोरोइंग कौन करने वाला है? इस कारण से आपके क्रेडिट ग्रोथ हमारे प्रे करने के बावजूद भी क्रेडिट ग्रोथ आ ही नहीं पाया है। लेकिन अब जो चीजें सेटल डाउन हो रही हैं, मोस्टली अगर भारत को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पे तो जितना उनको ट्रेड डील करना था वो कर चुके हैं। इन्फ्लेशन का जितना एक्सपेक्टेशन था, एटलीस्ट फॉर इंडिया, हम इतना कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन तो हमारे रेंज के बहुत नीचे है। तो अब जो आपके पेडिग्री होने चाहिए, सॉफ्टर इन्फ्लेशन, थोड़ा सा विजिबिलिटी ऑन इन्फ्लेशन एंड विजिबिलिटी ऑन फ्लक्चुएशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, ये हमारा बेटर है। तो अगर रेट्स कम हो रहे हैं, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, रेट्स कट हो रहे हैं, तो ये क्रेडिट की अफोर्डेबिलिटी बढ़ाता है, जिसमें लग गया है आपका कंजम्पशन का तड़का। एंड देयरफॉर मेरा ऐसा अंदाजा है कि क्रेडिट ग्रोथ जो अभी 8-9% से बढ़ के आई थिंक 10-11% के रेंज में हो चुकी है, एक आपको ग्रीन शूट दिख रहा है, ये 12 से 15% तक तो एक्सपैंड होनी चाहिए 1 ईयर 1.5 ईयर के टाइम में। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी चीज़ का एक्सपेंशन होता है तो ज़्यादा होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ज़्यादा होता है। एक ब्लिप, आई एम नॉट श्योर 2027 और उसके बाद, लेकिन एक ब्लिप क्रेडिट ग्रोथ आपका 18% तक भी जाके वापस आ सकता है। बट सस्टेनेबल रेंज मुझे लगता है 12 से 15% का, इन रीजंस के कारण क्रेडिट ग्रोथ का आना चाहिए। दूसरा आपने जो पूछा ना राजीव जी, केपेक्स पे, देखिए केपेक्स में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत लंबे समय से पिटे पड़े हैं। अब जब केपेक्स का समय आ जाएगा तो पता नहीं उस समय स्टॉक्स इस लेवल पे मिलेंगे या इंडस्ट्री टेलविंड अगर लग गई तो यहाँ से 50% ऊपर मिलेंगे, ये मुझे अंदाजा नहीं। इसलिए अभी अगर केपेक्स किसी को करना है या नहीं करना है, थोड़ा वेट भी कर सकता है, लेकिन पोर्टफोलियो में अगर मैं कहूँ तो 10% जगह केपेक्स की बनानी चाहिए। अगर आप 3 साल का व्यू ले सकते हैं तो, बिकॉज़ हो सकता है आपको यहाँ से 1 साल में कुछ खास रिटर्न नहीं मिले, 6 महीने में शायद नेगेटिव ही रिटर्न मिले। लेकिन साइकिल लगने के बाद मोस्टली ये फिर आपके 10-20% वाले रेंज से भागने शुरू हो सकते हैं। तो इंडिविजुअल कॉल है कि आप यहाँ से 1 साल वेट करना चाहते हैं लेके या नहीं। इनफैक्ट कंजम्पशन में भी ऐसा नहीं है कि कल के कल ही लग जाने वाला है। अभी जो भी मिलेगा राइस, वो मार्केट टेलविंड के कारण मिलेगा, मार्केट रिलेटेड मिलेगा। ये बड़े रिटर्न आपको आने के लिए अभी 1 से 2 क्वार्टर तो आराम से वेट करना होगा। पहले मिल गया तो बोनस है। इसीलिए केपेक्स की जो थीम है, अगर वेट कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत ज़रूर करके रखना चाहिए। ज़्यादा नहीं भी करें, 10-15% मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, इन सब में करना चाहिए। जी। तो मतलब ये है कि अभी कैपेक्स थीम से एकदम बाहर नहीं रहना है, ये सोच कर के कि 6 महीने दूर है कहानी अभी वो। ठीक है, अब जो आपने बताया कि अब यहाँ सिर्फ़ 2026 की बात नहीं सोचनी है, 2028 तक की सोचनी है और उसमें निफ्टी 35,000 40,000 के बीच भी कहीं जा सकता है। आप 37,000 का आंकड़ा काफ़ी समय से लगातार बोलते रहे हैं, तो उससे थोड़ा ऊपर नीचे 35-40,000 का एक रेंज हो सकता है। लेकिन साथ में आपने सचेत किया कि ये मतलब कोई एक सीधी रेखा में चाल नहीं रहेगी। उतार-चढ़ाव रहेगा और 28-30 हज़ार तक जाने के बाद फिर से 10% के आसपास का करेक्शन हो सकता है। अब ये 28,000 से अगर 10% करेक्शन आया, तो अभी हम जहाँ हैं वहाँ से भी नीचे चले जाएँगे। 30,000 पे 10% करेक्शन आया, तो अभी जहाँ हैं वहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर के आसपास कहीं पहुँचेंगे। तो अ, किस तरह से क्या ये एसआईपी वाला फ़ॉर्मूला चलेगा या आज की तारीख में अच्छे से निवेश करके लमसम अमाउंट डाल करके जो कुछ ब्रोकिंग घरानों का सूत्र है बाय राइट सिट टाइट उस तरीके से कि आज सही-सही चीज़ें खरीद लिया और फिर बैठेंगे आराम से 3 साल। क्या फ़ॉर्मूला चलेगा एसआईपी या खरीद करके बैठना? पहला चीज़ जो आपने एक चीज़ पूछा ना कि उतार-चढ़ाव? सॉरी, हाँ, उतार-चढ़ाव में
जो आपने पूछा कि जब गिरेगा 10% तो यहीं पे आ जाएगा, है ना? जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछ दिया, इसको एड्रेस करने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। यही वैल्यूएशन का प्ले आता है। अगर याद हो लोगों को तो मैं कभी भी 22,000 के नीचे की निफ्टी लेके नहीं जा पा रहा था। डिस्पाइट कि फरवरी में खून खराबा के अलावा कुछ नहीं चल रहा था। ये फरवरी था या मार्च था या कब था? एक तो जून में भी, हाँ, जून के बाद तो खून खराबा शुरू हो गया था। उसके बाद फरवरी, मार्च का महीना जो बहुत ही ज़्यादा खराब चल रहा था। कभी भी मैंने निफ्टी को 22,000 के नीचे सस्टेन होने का कोई भी कॉल नहीं लिया था। 22 का शायद 21,500 के आसपास, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, वो आप ढूँढ लीजिए। रीज़न मैं ग्रोथ के बेसिस पे वैल्यूएशन फैक्टर कर रहा था। अब एक और पॉइंट मैंने बोला था कि अगर निफ्टी 27,500 के ऊपर चली गई इसी फाइनेंशियल में, या मे बी फर्स्ट हाफ और मे बी दिसंबर, इस फाइनेंशियल के तक, दिसंबर तक, तो एक बड़ा करेक्शन हमको देखने को मिल सकता है, बिकॉज़ वी विल बी रनिंग अहेड ऑफ टाइम। यही थियरी मैं आगे लेके जाऊँगा। अगर 28,000, 28,500 तक निफ्टी गई, तो शायद मैं 5% के करेक्शन से हैप्पी हूँ। लेकिन जो हमारे यहाँ जो होती है ना, हमारे यहाँ चीज़ें एक्सेस होती हैं, पता नहीं क्यों होता है। लेकिन हमारे यहाँ मतलब गिरना पड़ना भी वैसे ही चलता है और भागना भी वैसे ही चलता है। तो चीज़ें हमारे यहाँ एक्सेस होती हैं। लेकिन 30,000 अगर चला गया, तो 10% से कम का करेक्शन का व्यू नहीं लेना है, बिकॉज़ वैल्यूएशन के अगेन टर्म में हम ज़्यादा एक्सपेंसिव होते जाएँगे, और जितना हम स्ट्रेच होंगे विदिन वन फाइनेंशियल, अपना 10-15% प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से 10-15% बढ़े। 28,500 के ऊपर एक्सपैंड हो, पॉसिबल है, लेकिन इसी फाइनेंशियल में अगर पहले ही हो गया, मान लीजिए जून तक ही हो गया या सितंबर तक ही हो गया, फिर हमको 6 महीना, 8 महीना वेट करना पड़ेगा या 10% करेक्शन जी। देखना पड़ेगा। लेकिन वही चीज़ अगर मार्च 2027 तक होती है, फरवरी 2027 तक होती है, तो शायद उतना डीपर करेक्शन में हम नहीं जाएँगे, बिकॉज़ हम फिर 2028 का ईपीएस लेके चलेंगे। तो करेक्शन कितना होगा, मतलब नरमी कितनी आएगी, वो इस पर निर्भर करेगी कि हम कितनी जल्दी, कितनी बड़ी तेज़ी हासिल करते हैं, उसी के अनुपात में फिर वो करेक्शन भी होगा। अगर समय लेकर के बढ़त आती है, तो फिर करेक्शन हल्के रहेंगे। अगर जल्दी आ गया और ज़्यादा बड़ा उछाल आ गई, तो फिर वो करेक्शन भी उसी हिसाब से तीखी होगी, बड़ी होगी। बिल्कुल, मतलब नरमी कितनी आएगी, डिपेंड करता है कि गर्मी कितनी होती है इंडेक्स में। जी, ठीक है। तो फिर जो यहाँ पे साथ में आपने कहा कि मिड कैप और स्मॉल कैप का समय जो है, वो भी आने वाला है 2026 की दूसरी छमाही से। तो जैसे मैंने कैपेक्स के मामले में पूछा था कि अगर 6 महीने बाद ही चाल शुरू होने वाली है, तो उनमें पैसा भी 6 महीने बाद ही लगाएँ क्या? या अभी से पकड़ना शुरू करना है? नहीं, आपने एक बहुत अच्छा बोला, मुझे वो चीज़ यूज़ कर लेना चाहिए था। तो स्मॉल कैप में आप एसआईपी मेथड चलते रहिए। लेकिन एसआईपी व स्मॉल कैप और मिड कैप, देखिए आपको 6 महीना तो लार्ज कैप पहले अगर निफ्टी जाता है 26,000, सॉरी कहाँ जाता है, 27,000, 28,000 के रेंज में, तो पहला रिटर्न तो आपको मिलने वाला है लार्ज कैप में, कमा लीजिए। लेकिन आपकी स्मॉल कैप और मिड कैप की एसआईपी चलाते रहिए, चाहे इंडिविजुअल स्टॉक आपको समझ में आता है हाई क्वालिटी, और कम से कम 5-8 हज़ार 5,000 करोड़ मार्केट कैप या 8,000 करोड़ मार्केट कैप, जिसमें लिक्विडिटी का कोई इश्यू नहीं है। भागना हो तो आप भाग सकें, ऐसा नहीं कि वहीं पे गिर जाएँ। तो वैसे जगह में आप एसआईपी करते रहिए, थोड़ा-थोड़ा खरीदते रहिए, बिकॉज़ जब स्मॉल कैप और मिड कैप चलते हैं, तो आपको भी पता है अपर सर्किट पे चलते हैं। जी, ठीक है। बैंकिंग के लिए पूरा साल कैसा रहेगा? बैंकिंग तो लगता है इस साल की रीढ़ होनी चाहिए, बिकॉज़ मेरा फ़ोकस कंजम्पशन और क्रेडिट ग्रोथ पे है। दोनों में बैंकिंग के अलावा, मतलब बीएफएसआई एज़ अ सेक्टर के अलावा मुझे कुछ दिखता नहीं है। बस वही है कि एक 60,000 के ऊपर बैंक इंडेक्स निकले, फिर मैं अपना व्यू सीधा चेंज करूँ। बट आई एम स्टिल ऑफ द ओपिनियन कि 75,000 डेढ़ साल में तो होना चाहिए, क्योंकि हम कितना देख रहे हैं 25%, तो हाँ, डेढ़ साल में उतनी आशा तो रखनी चाहिए। बट फिर भी, चूँकि मेरे पास तो एनालिसिस के मल्टीपल तरीके हैं ना, मैं फंडामेंटल हूँ, ना टेक्निकल हूँ, मैं मल्टी फैक्टर मॉडल हूँ। तो उस हिसाब से 60,000 निकल जाने दीजिए, हम फिर से जैसा हम रट रहे थे निफ्टी बैंक
60,000 60,000 फिर हम रटेंगे 70,000 और फिर हम रटेंगे 85,000। जी। तो निफ्टी बैंक में आगे नज़र रखेंगे 75,000 पे और फिर वो आ गया तो 85,000 की बात सोचेंगे।